और अगली खबर का रुख करेंगे। अतीक अहमद का बेटा असद दिल्ली में करीब 15 दिन तक रहा। असद ने हत्याकांड के बाद अब तक 6 ठिकाने बदले, जानकारी मिली और इस दौरान वो लखनऊ में भी रहा, मेरठ में अपनी बुआ आयशा नूरी के घर पर भी रुका। तो उमेश पाल हत्याकांड में एक अब नई बात निकलकर सामने आई है। पूछताछ में पता चला कि अतीक की हत्या से पहले बाद में चकिया में अतीक के ऑफिस में बनी मजार असद, शाइस्ता और गुड्डू बमबास ने चादर पोशी की थी। आप रिपोर्ट देखिए। फाइनल प्लान तैयार, अतीक का मिटेगा सब परिवार। उमेश के मर्डर से क्या है कनेक्शन ऑफ मजार। दिल्ली में छिपा रहा असद, अब फंसा जबरदस्त। अबान का भी आया नाम, दोस्तों से निकलवाया काम। डॉन की फुल फैमिली योगी के एक्शन से हिली। उमेश पाल के हत्यारे किस पाताल में छिपे हैं, किस गुफा में जा बैठे हैं कि पुलिस और एसटीएफ की ढेरों टीमें उन्हें खोज नहीं पा रही। बस सुराग मिल रहे हैं, लेकिन सुराग परिणाम तक लेकर नहीं जा पा रहे। इधर अतीक फैमिली को एक और बड़ा झटका लगा। कभी अतीक पर कार्रवाई करने वाली मायावती ने अतीक परिवार पर हाथ रखा। शाइस्ता मायावती के निकट आई, लेकिन अब मायावती ने शाइस्ता का टिकट काट दिया है और ऐलान कर दिया कि अतीक की फैमिली में से किसी को टिकट नहीं देंगी। इधर असद की लॉन्चिंग से जुड़ा एक अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल चकिया में अतीक अहमद के ऑफिस में ही एक अवैध बाजार बनी हुई है। अतीक जुर्म अपराध की दुनिया में बादशाहत हासिल करे, इस मकसद से उमेश की हत्या से पहले असद अपनी अम्मी शाइस्ता के साथ गया था और उसने वहां पर चादर पोशी की थी। अतीक के दफ्तर के अंदर एक और पीछे 2 मजार, सरकारी जमीन पर बनी थी मजार। उमेश की हत्या से पहले यहाँ हुई थी चादर पोशी। असद, गुड्डू, मुस्लिम, शाइस्ता ने की थी चादर पोशी। अतीक के हुक्म पर हत्या से पहले और बाद में चादर पोशी। हर कारनामे से पहले गुर्गे यहाँ आते थे। उमेश पाल की हत्या के मामले में अब तक अतीक के नाबालिग बेटे आबान का भी नाम सामने आ रहा है। पूछताछ में सामने आया कि आबान ने ही अपने दोस्तों के नाम पर 16 सिम कार्ड खरीदे थे। 24 फरवरी को हुए उमेश पाल मर्डर केस में शूटर्स ने आपस में बात करने के लिए जिन सिम कार्ड के इस्तेमाल किए थे, वो अतीक अहमद के नाबालिग बेटे आबान ने अरेंज किए थे। इस एवज में दोस्तों को 5-5 हजार रुपए दिए गए थे। अतीक के ऑफिस से जो फोन मिला, उसका सिम आबान के दोस्त के नाम पर ही था और पुलिस जब इस पते पर पहुंची तो उसने बताया कि आबान के कहने पर ही सिम खरीदा था। इधर असद के बारे में खुलासा हुआ कि हत्याकांड के बाद वो करीब 15 दिनों तक दिल्ली में रहा, लेकिन यहाँ उसे एनकाउंटर का डर था। यहाँ उसकी मदद 3 लोगों ने की थी। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब शाइस्ता परवीन, आयशा नूरी, अतीक की 2 भांजियों और 5 शूटर्स की पुलिस को तलाश है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अगली खबर का रुख करेंगे जो कि यूपी से जुड़ी हुई है। यूपी में दरअसल निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में चुनाव होगा। यूपी में आचार संहिता फिलहाल लागू हो चुकी है। पहले चरण के लिए 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक नामांकन होगा और साथ ही आपको ये भी बता दें, किसी के साथ साथ सभी सियासी दलों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी, सभी ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी जनता से कह रही कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए। योगी ने अपने मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी है, तो सपा भी तैयारियों में जुट चुकी है। क्या है पूरी तैयारियां सभी पार्टियों की, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। यूपी में 2 चरणों में निकाय चुनाव होंगे। पहले चरण में 4 मई को और दूसरे चरण में 11 मई को वोटिंग होगी। परिणाम 13 मई को आएंगे। चुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। यूपी में निकाय चुनाव, 4 करोड़ 32 लाख वोटर्स डालेंगे वोट। 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका, 544 नगर पंचायत में चुनाव। 13,965 वार्ड का आरक्षण भी जारी। 1 नगर निगम, 2 नगर पालिका, 107 नगर पंचायतें बढ़ी। नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। 17 मेयर और 1,420 पार्षद का चुनाव ईवीएम से होगा। नगर पालिका के 199 अध्यक्ष और 5,327 सदस्यों का बैलेट पेपर से चुनाव होगा।
544 नगर पंचायत अध्यक्ष, 7,178 सदस्यों का चुनाव बैलेट पेपर से होगा। यूपी में पिछली बार के चुनावी नतीजों की अगर बात करें तो 16 नगर निगम में 14 पर बीजेपी जीती थी, जबकि 2 सीटें बसपा ने जीती थी। इसके अलावा 1300 पार्षद में से 597 पार्षद बीजेपी के थे। 198 नगर पालिकाओं में 70 और नगर पंचायतों में 100 सीटों पर बीजेपी जीती थी। कांग्रेस और सपा एक भी मेयर नहीं जीत सकी थी। इस बार जेडीयू और आम आदमी पार्टी के साथ साथ सुभाषपा भी निकाय चुनाव लड़ेगी। वहीं अगर चुनावी तैयारियों की बात करें तो सबसे मजबूत बीजेपी दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी मंत्रियों के साथ निकाय चुनाव को लेकर मीटिंग की। योगी ने प्रदेश के लोगों से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की भी अपील की। 9 केंद्रीय मंत्रियों और 30 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी। हर जिले में मंत्रियों की लगेगी ड्यूटी। योगी लगातार कर रहे हैं जिलों का दौरा। हर नगर निगम में प्रबुद्ध सम्मेलन कर चुके हैं योगी। दोनों डेप्यूटी सीएम हर जिले में पहुंच रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए कई बैठकें कर चुकी है बीजेपी। 2017 के प्रदर्शन को दोहराना चाहती है बीजेपी। संगठन के लोगों को भी दी गई जिम्मेदारी। बात अगर करें तो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से ये पहला निकाय चुनाव है जो अखिलेश के लिए चुनौती है। साथ ही शिवपाल और अखिलेश की जोड़ी के लिए भी ये चुनाव अग्नि परीक्षा है। पश्चिम में आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे अखिलेश। राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय। हर जिले में संगठन मजबूती के लिए प्रभारी नियुक्त। जाति जनगणना को अखिलेश बना रहे हैं मुद्दा। मुस्लिम, यादव, दलित और गैर यादव ओबीसी को साथ लाने की कोशिश। 2017 में एक भी मेयर सीट नहीं जीती थी सपा। चुनौती मायावती के सामने भी कम नहीं है। बसपा का संगठन पूरी तरीके से ध्वस्त है। ऐसे में निकाय चुनाव की पूरी कमान मायावती खुद संभाल रही है। सोमवार को मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 अहम बातें कही। पहला कि प्रयागराज में अतीक के परिवार के किसी भी शख्स को बसपा टिकट नहीं देगी, तो दूसरी ओर मायावती ने नगर निगम के मेयर चुनाव और पार्षद का चुनाव भी बैलेट पेपर से कराने की मांग की। चुनाव को लेकर मायावती ने लखनऊ में अहम बैठक की थी। निकाय चुनाव के बाद यूपी में लोकसभा चुनाव बीएसपी के लिए चुनौती भरा रहेगा। बात अगर कांग्रेस की करें तो यूपी में सबसे खराब स्थिति कांग्रेस की ही है। लोकसभा की सदस्यता गंवाने के बाद राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस सहानुभूति कार्ड खेलने की तैयारी में है। राहुल गांधी को लेकर बीते 1 महीने में करीब 8 से 9 प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने लखनऊ में की है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस जन सत्याग्रह आंदोलन जिलेवार स्तर पर कर रही है। राहुल की सदस्यता को लेकर भी नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच सहानुभूति अपनाने का प्लान करते हुए चुनाव में जीत हासिल करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल कांग्रेस यूपी में अकेले निकाय चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। कांग्रेस भी मुस्लिम, ओबीसी और दलित कार्ड के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव में खुद को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। निकाय चुनाव में किसका दम दिखेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो 13 मई को तय हो जाएगा। फिलहाल तैयारियां हर खेमे में शुरू हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कोरोना से घबराना नहीं बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए 2 दिन की मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया था। खुद मांडविया ने दिल्ली में आरएमएल पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की और कहा कि कोरोना को लेकर पैनिक ना हो। आप रिपोर्ट देखिए।
मध्य प्रदेश के रायसेन में किसानों पर मौसम की मार पड़ी है। बारिश और ओले की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है, जिसका राज्य सरकार सर्वे करवाएगी और किसानों को मुआवजा देने का वादा भी सरकार की तरफ से किया गया है। किसानों की खड़ी और कटी दोनों फसलों में नुकसान की बात सामने आ रही है। आड़ी फसलों का भी प्रशासन मुआयना कराएगा। आप रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के रायसेन में बारिश और तेज हवाओं के साथ बड़े बड़े ओले गिरने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किसानों की फसल खराब होने के पूरे आसार हैं और इस वजह से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। किसानों की खड़ी और कट चुकी दोनों ही फसलों पर संकट है। किसानों का कहना है कि इस बारिश की वजह से गेहूं का दाना पतला और काला हो जाएगा। इस वजह से बाजार में दाम भी अच्छा नहीं मिलेगा। किसानों की समस्या को देखते हुए रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे ने खराब हुई फसलों का जायजा भी लिया। मुझे तो 100% नुकसान है पूरा, और कर्जे से लेके बोया था, कैसे क्या होगा, अब पूरी साल पहुंचना है और सब कुछ बच्चे भी का भी है, सभी घर का, अब कैसे क्या करना है, अब देखो क्या होता है। और अब ये हालात आपको खुद सामने दिख रहे हैं, जो भी है ये कंडीशन आपको खुद सामने ही है आपके। ये तो 100% नुकसान लग रहा है सरकार से। अब मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर है, अब क्या, अब उनका क्या कर सकते हैं। किसानों का कहना है कि मौसम की मार एक बार फिर से उनकी जिंदगी पर असर डाल रही है। किसान परेशान हैं क्योंकि उन्होंने कई लोगों से कर्ज लेकर फसल लगाई थी। अगर बात नुकसान की करें तो सांची और गोहरगंज ब्लॉक में किसानों की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हमारी 4 एकड़ 10 एकड़ थी, उसका 4 एकड़ का तो गया, और हमें मुआवजा मिलना चाहिए सारा। हमारे बच्चे को कैसे पालेंगे, अब खाद का, बीज का, बैंक का, सबका लेके हमने। और श्रीनगर में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में इन दिनों लोगों की भीड़ है। इस गार्डन में 60 अलग अलग तरह के करीब 15 लाख ट्यूलिप है। 23 मार्च से यहाँ पर पर्यटक लगातार आ रही है। ट्यूलिप गार्डन करीब 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है। हमारी संवाददाता अदिति शर्मा ने यहाँ पर पहुंचकर लोगों से बातचीत भी की। मैं चंद्रशेखर बोतनीस। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुंबई। तो आप यहाँ पहली बार आए? नहीं, सेकंड टाइम। सेकंड टाइम आए हो? आपको ट्यूलिप गार्डन 10th स्टैंडर्ड that time I came 1975। तो मतलब आपको ट्यूलिप गार्डन इतना पसंद आ गया? गार्डन नहीं था, सोनमर्ग, गुलमर्ग, बाकी शंकराचार्य मंदिर वगैरह उस टाइम ज्यादा था, शिकारा वगैरह। तो आपने पहली बार ट्यूलिप गार्डन घूमा है, तो आपको कैसा लगा? अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फ्लावर्स वगैरह देख के बहुत। आप अपने परिवार के साथ हैं? हाँ, परिवार के साथ। कहाँ है आपकी फैमिली? हम भी देख लेते हैं। देखो, she is my wife। हेलो मैम, या कैसा लगा आपको ट्यूलिप गार्डन? अभी जो स्टार्ट किया है, अभी देखा नहीं है। स्टार्ट किया है, तो स्टार्ट करते से थोड़ी सी महक, थोड़ा सा नजारा, कैसा मूड एकदम से आपका चेंज हो गया होगा? अगर आपके बीच में थोड़ी सी लड़ाई हो रखी होगी गाड़ी में तो? नहीं, नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये नजारा फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ। कश्मीर भी मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका सुगंध अभी तक इतने लोगों में थोड़ा पर तकलीफ है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आपको मौका मिला तो आप ट्यूलिप गार्डन दोबारा घूमने आएंगी? ट्यूलिप गार्डन ऐसे नहीं, मैं पूरा कश्मीर देखने के लिए आएंगी क्योंकि कश्मीर इज द वेरी एक हेवन है, एक मीन्स वर्ल्ड में एक हेवन है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, एक बहुत ही प्यारा सा परिवार ट्यूलिप गार्डन घूमने आया था, और जब हमने पूछा कि वो दोबारा ट्यूलिप आएंगे तो उन्होंने कहा वो ट्यूलिप के ही नहीं, पूरे कश्मीर के बहुत बड़े फैन हैं। तो यानी कि जो 3,60,000 का रिकॉर्ड था पिछले साल टूरिस्ट का, वो सच था। और मुझे लग रहा है कि इस बार ये रिकॉर्ड टूटने वाला है, पर्यटकों की संभावना और बढ़ने